डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी बुक के जो सॉलिड एग्जांपल्स है वो करने जा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें से जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से आता है, थोड़ा फिगर्स को इधर उधर करके, या नीट या आपका जो जेई मेंस होता है, एडवांस में थोड़ा ज़्यादा करना होता है, लेकिन 60 से 70% इसी बुक में से आता है। या तो यही एग्जैक्टली यही नंबर्स भी होते हैं, या कुछ डेटा को थोड़ा इधर उधर करके ये क्वेश्चंस वहाँ आते हैं। ठीक, तो बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये एनसीईआरटी बुक मेरे हाथ में है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसमें सॉलिड एग्जाम्पल है, उसके बाद हम करेंगे जो इसकी एक्सरसाइज है और वो भी करेंगे। ठीक है ना। तो पहला जो इसमें सॉलिड एग्जाम्पल है 6.1, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है ये पेपर। सो ये आपका जो टॉपिक है ये जो है एग्जाम्पल 6.1, इन एक्सपेरिमेंट 2 व्हाट वुड यू ऑब्टेन, नो सॉरी, एक्सपेरिमेंट जो 2.a है, व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर। ठीक, यहाँ पर हमें जो एक्सपेरिमेंट 2 है, यहाँ पर एक कॉइल दी गई है, तो यहाँ हमारे पास एक कॉइल दी गई है ऐसे, ऐसे एक कॉइल दी है जिसके यहाँ गैल्वानोमीटर जी लगा है। ठीक, और यहाँ एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल जो ऐसे आता है, नॉर्थ एंड साउथ, तो जो आपका ये मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ऐसे इसमें से चला जाएगा। ये है आपका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये आता है, ये कहता है, पहला पार्ट इसका जो है ये कहता है व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर। ये जो गैल्वानोमीटर है, जब हम मैग्नेट को इधर लाते हैं, मूव करते हैं, तो यहाँ फ्लक्स बढ़ता है। फ्लक्स बढ़ने की वजह से तो वो एज पर लेंज़ेस लॉ ये फ्लक्स चेंज इंक्रीज को डिक्रीज करना चाहेगा, तो करंट ऐसे बनेगी कि वो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो वो कैसे होगा, जब आपकी करंट जो हमें दिखाई थी, तो ये नॉर्थ पोल बनेगा तभी इसको अपोज करेगा। तो नॉर्थ कैसे लिखते हैं हम, ऐसे, तो करंट जो है ये क्या जाएगी इसमें से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ठीक, यहाँ से आएगी। ठीक है, सो करंट जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे यहाँ से आएगी। ठीक है, तो ये इसमें एंटी क्लॉकवाइज। अब आप क्या करोगे कि इसमें डिफ्लेक्शन, जब गैल्वानोमीटर जब फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, इंड्यूस्ड से इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी, तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगी। तो क्या करोगे आप, या तो आप इसको मोशन वो जल्द इंक्रीज करोगे, फास्ट करोगे। ठीक है, तो फास्ट करोगे तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगी, जैसे ही रोकोगे तो डिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाएगी। या इसमें अगर इसके बदले में यहाँ पर इस मैग्नेट के बदले में आपके पास एक कॉइल होगी। ठीक, उसमें जो आपकी बैटरी है वो आप स्ट्रॉन्ग लगाओगे, इंक्रीज करोगे उसकी, तो उसकी वजह से मैं करंट यहाँ पैदा होगी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वो यहाँ होगा। जब स्ट्रॉन्ग बैटरी लगाओगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उसमें, तो अकॉर्डिंगली यहाँ ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगी। ठीक है ना, तो ऐसा कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर लिखा टू ऑब्टेन लार्ज डिफ्लेक्शन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन, यूज द रॉड ऑफ मेटल। हाँ, दूसरी बात आप कर सकते हो, अगर मैग्नेट नहीं, कॉइल नहीं, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप आयरन रॉड, सॉफ्ट आयरन, ठीक, सॉफ्ट आयरन रॉड लगा देंगे, क्योंकि उसकी रिलेटिव पोरेबिलिटी ज़्यादा होती, उस वजह से इसमें इंड्यूस ज़्यादा करंट होगी, तो जब इंड्यूस करंट ज़्यादा होगी तो इसमें आपका ये जो है डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है,
दूसरा पार्ट जो है इसका, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। ठीक, तो अब कहता है कि आप कैसे इसमें प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ करोगे अगर गैल्वानोमीटर यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक घर से बल्ब ले सकते हैं यहाँ, ठीक है ना, एक बल्ब जो लेंगे तो उसमें जब करंट पैदा होगी तो उस वजह से ये यहाँ बल्ब जलेगा। ठीक, या अगर बल्ब नहीं है आपके पास तो बल्ब लगाओ, अगर नहीं है बल्ब आपके पास तो आपको कैसे चलेगा पता। तो जब आप मैग्नेट को यहाँ लाओगे तो यहाँ क्या होगा, ये एज पर लेंज़ेस लॉ इसको अपोज करेगा फ्लक्स इनकेस को, तो ये नॉर्थ पोल बनेगा ये साइड। ठीक, तो जब ये नॉर्थ पोल बनेगा तो रिपेल करेगा, तो आपको रिपल्सिव फोर्स आप पे लगेगा। ठीक, तो जब आप ऐसे करोगे तो रिपल्सिव फोर्स, तो जब पीछे जाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो उस वजह से आपको पता चलेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर हुआ है कि नहीं। तो इसने लिखा है वो, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉइल्स विल कॉज द बल्ब टू ग्लो एंड दस डेमोंस्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ इसने बल्ब बताया, तो एक और चीज़ है आप रिपल्सिव फोर्स से भी कर सकते हो। ये थी पहली एग्जाम्पल। उसके बाद अब जो दूसरी एग्जाम्पल है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इसमें क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है ना, खासकर डायरेक्शन के मुताबिक, क्योंकि डायरेक्शन जो किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट होगी वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक, तो इस वजह से इसको गौर से देखना। एग्जाम्पल 6.2। ठीक, 6.2 क्या है, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5। तो जैसे ही रेजिस्टेंस दी होगी तो आपका मतलब है तो करंट निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो आप देखेंगे क्या है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड, लेट अस से दिस इज ए बी सी एंड डी, जिसका साइड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ पर ऐसा यूनिट बना देंगे 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, एंड जो रेजिस्टेंस दी है आर कितना दिया है, रेजिस्टेंस दिया है 0.5 ओम। ठीक है, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में वर्टिकली रखा है, इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो आपका जो मिसाल के तौर पर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। ठीक, तो ये किस डायरेक्शन में वर्टिकली है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इस प्लेस वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पड़ा। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो जो आपका नॉर्थ ये, तो नॉर्थ ईस्ट ये हो गया। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो कितना है, 0.1 टेस्ला, लेकिन किस डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब होता है जो थीटा होगा वो 45, याद रखो, नॉर्थ ईस्ट मीन्स 45 डिग्री। ठीक है, is set up across the plane in the northeast direction. The magnetic field is decreased to 0. Magnetic field is decreased to 0. 0 in 0.5 सेकंड, यानी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 हो जाता है। टाइम कितना है, टाइम लगता है 0.5 सेकंड। ठीक है, 0.7 सेकंड। ठीक है, at a steady rate. Determine the magnitude of induced EMF and current in this time interval. Magnitude of current and this ये जो है induced EMF and current during this time interval. इस time interval में आपका induced current कितना होगा। तो फ्लक्स आप जानते हो, phi is equal to B dot A। ठीक है ना, now this is equal to B A cos of theta। now theta यहाँ पर कितना है, ये magnetic field इस डायरेक्शन में। ठीक, 45 बनाता है इसके साथ। ठीक है, सो इट विल बी 5 विल बी इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ 45 डिग्री, और 5 विल बी इक्वल टू बी, आपको पता है बी कितना है, 0.1 टेस्ला। एरिया इसका 0.1 होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड स्क्वायर इंटू कॉस 45 इज 1/√2। ठीक, सो 5 विल बी इक्वल टू दैट इज 0.1 इंटू 0.01, ठीक है, /√2। ये हो गया आपका फ्लक्स, दैट इज वेबर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, फाइनल व्हाट इज, ये तो इनिशियल फ्लक्स था, इसको हम आई करते हैं इनिशियल फ्लक्स। ठीक है, तो फाइनल फ्लक्स F दैट इज 0, क्योंकि ये कहता है फ्लक्स 0 हो जाता है, और टाइम कितना लगता है 0.7 सेकंड्स। देयरफॉर नाउ जब चेंज फ्लक्स होगा
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई विल बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड लिखेंगे खाली, चेंज इन फ्लक्स, दैट इज कितना है, दिस माइनस फाई आई माइनस फाई एफ, हम मैग्नीट्यूड खाली लेंगे। सो फाई कितना होगा, 0. हो गया आपका 10, ये बनेगा 10⁻³ 1/√2 इंटू 10⁻³ वेबर, ठीक। ये चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना लगा 0.7 सेकेंड्स, ठीक है ना, इसको लिखेंगे डेल्टा टी। तो इसमें कितना डेल्टा टी कितना है आपका 0.7 सेकेंड्स, ठीक। इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये आता है आपका ये आएगा आपका 1.0 मिलीवोल्ट, ठीक है, 10⁻³ 1.0 मिलीवोल्ट, इसको आप डिवाइड करेंगे। अब उसके बाद आपको करंट निकालनी, वो तो आसान है। करंट कैसे निकालेंगे, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और रेजिस्टेंस आर दिया है ये, ठीक। तो वो क्या होगा आपका 0.1 मिलीवोल्ट डिवाइड बाई 0.5, तो ये आएगा आपका आई विल बी इक्वल टू, मिलीवोल्ट को 10⁻³ वोल्ट बनाएंगे, सो दिस विल कैंसल 1/5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। आप इसको ओवर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका आई विल बी इक्वल टू 2 नहीं, यहाँ पर एक गलती कर गया, ये 1 है, ठीक। सो इट विल बी 1/10, ठीक है, ऐसे होगा 5 1 का 5 2 जा, सो इट विल 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर, दैट इज आई विल बी इक्वल टू 2 मिली एम्पियर, ठीक है। या ये करंट इसमें, ठीक है ना, ठीक है। तीसरी क्या है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ 500 टर्न। तो हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। सो आर आपकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो इसको यूनिट चेंज करो 0.1 मीटर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 500, यहाँ से लिखता है। एंड रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस जो आर है वो 2 ओम है, ठीक। इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो वायर है, ये जो लूप है, तो इसमें ये क्या, ये है and distance is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of the earth's magnetic field। तो अगर हम यहाँ पर मैं बनाता हूँ फिर से डायग्राम, ये सपोज ये एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक। ये आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है बी ई, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बी एच, ठीक है। तो अगर कॉइल है तो वो इसके ऐसे, ये कॉइल है जो हमारे पास है, तो इसके इस डायरेक्शन में जो है बी का कंपोनेंट बी एच इस डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ठीक। अच्छा, इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 इन 0.52 सेकेंड्स। अब ये इसका जो वर्टिकल डायमीटर है, इसको हम ऐसे घुमा, देखिए ये पहले ऐसे है, अब इसको ये हो गया 100, तो इसको ऐसे पूरा ऐसे घुमा दिया, ठीक। तो पहले 0 डिग्री था, फिर 180 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक। एस्टिमेटेड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स, तो अब घुमाने के लिए जब इसको घुमाते हैं ऐसे 180 डिग्री, 0 to 180 डिग्री, तो अब क्या होगा इसमें टाइम कितना लगता है, ये कहता है जो टाइम टेकन कितना लगता है 0.25 सेकंड, ठीक है, 0.25 सेकंड, ठीक है। एस्टिमेट मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक। हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट की भी निकालने, क्योंकि रेजिस्टेंस दी है आपकी ये, ठीक, वो निकालना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज एट अ प्लेस इज दिस, तो यहाँ पर बीई आपको दिया है 3.0 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, ठीक है, ये दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना है। तो जो पहले जो एरिया वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये कॉइल ऐसे है, ऐसे इस डायरेक्शन, ऐसे ये कॉइल है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, मैं ऐसे दिखाता हूँ, देखिए ये कॉइल है आपका मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसमें, तो इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्मल टू द सरफेस होता है, तो एंगल तब थीटा क्या होगा 0। जब घुमाएंगे फिर 180, तो पहले फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, सो चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू इनिशियल फ्लक्स या फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। तो इनिशियल फ्लक्स क्या है,
इनिशियल फ्लक्स है बी डॉट ए, ठीक है। लेट अस सपोज इसका एरिया है ए इस कॉइल का, और चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी एन है तो इसको एन साफ करना पड़ेगा माइनस। तो इसी तरह से यहां पर भी होगा एन बी डॉट ए, ठीक है ना। अब बोलोगे ये जीरो यहां नहीं होगा, क्यों? यहां पर एंगल डिफरेंट है, यहां पर एंगल डिफरेंट है, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये क्या होगा, ये होगा यहां पर एन बी ए कॉस, यहां कितना है पहले एन फाइनल तो मान लो 180, ठीक, माइनस एन कॉमन निकाला मैंने, बी ए कॉस ऑफ जीरो, ठीक है। सो ये कितना हो गया एन बी ए भी कॉमन निकलेगा, ठीक। तो ये क्या बनेगा -1 माइनस ये 1 है, ये -1 है, सो -1, सो इट विल बी, यहाँ बी ए कॉमन निकाला, सो इट विल बी -2 एन बी ए। ये हो गया आपका फ्लक्स चेंज, ठीक। नाउ अब जब फ्लक्स चेंज हो गया तो रेट ऑफ चेंज, इस चेंज करने में कितना टाइम लगा, टी, ठीक है ना। तो या डेल्टा टी इसको लिखेंगे, ठीक। तो इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट विल बी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक। सो ईएमएफ विल बी, मैंने मैग्नीट्यूड खाली लिखा 0.2 एन बी ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, पहले डेल्टा टी रखेंगे, अब हर एक का अपना वैल्यू दे देंगे, ठीक। E इज इक्वल टू 2, एन कितना है 500, बी कितना है आपका 3.0 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, एरिया कितना है देखिए, इसकी रेडियस दी है 0.1, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, दैट विल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड डेल्टा टी कितना है 0.25, तो इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से E इज इक्वल टू, ये हो गया 1000, ठीक है ना, ये हो गया 100 यहाँ इंटू 3, ये हो गया 3000, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 हज़ार, 3000, ये हो गया पाई हो गया आपका 3.14 इंटू ये बनेगा 0.01 डिवाइड बाई यानी 10⁻⁻2, ठीक है, डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 100, ठीक है। और यहाँ पर 10⁻⁻16 है। तो इसको कैलकुलेट करो, देखो 6 और 2 हो गए 8, ये 3 और 2 5 चले जाएंगे तो हो गया -3, तो यहाँ आएगा आपका 3 3 4 12, 3 1 3, 3 3 9 और 1 10, 10.32 डिवाइड बाई 25, ये चला जाए 100 ऊपर, तो ये आ गया आपका देखो 3 0 -6 -2 -8 2 5 हो गया 10⁻³ वोल्ट। तो वो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 0.8 10⁻³ वोल्ट। तो अब तो करंट आपको आएगी, करंट विल बी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज आई कितना होगा 3.8 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस कितनी है 2, दैट विल बी 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, ये आपका आएगा आंसर, ठीक है। है न्यूमेरिकल 6.6, A metallic rod 1 meter long is rotated with the frequency of 15 revolutions per second, ठीक है ना, with one end hinged at the center of the center and the other end at the circumference of the circular metallic ring of radius 1 meter, ठीक। तो ये आपका ये यहाँ पर एक रॉड है जिसको हिंज किया गया है यहाँ पर ताकि ऐसे मूव कर सके, जिसकी लेंथ या इस की रेडियस आर है, ठीक, या एल दे दो या आर कितना है 1 मीटर, ये रोटेट करता है ऐसे, ठीक। तो मिसाल के तौर पर ये टाइम टी में पॉइंट ए से ओ से ए तक ये पहुंचा बी तक टाइम टी में, ठीक। तो ये रॉड यहाँ आ गई, तो एंगल इसने यहाँ पर बनाया थीटा, तो पहले यहाँ पर थी अब घूम के यहाँ पर पहुंची। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी इसकी है 50 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, ठीक है ना।
50 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी चूंकि ये अगर मिसाल के इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, सो रेडियंस पर सेकंड। तो ओमेगा कितना होगा आपका 2 पाई इंटू 50 रेडियंस पर सेकंड, सो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई रेडियंस पर सेकंड, यानी इस फ्रीक्वेंसी से ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी घूम रही है। ठीक, a constant uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present in the everywhere। तो parallel to axis मतलब देखिए axis क्या है, axis ये इस axis अंदर जा रही है, तो ये ऐसे इसमें मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे उसमें है ये। दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो एक्सिस भी इसी डायरेक्शन में और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और फील्ड कितना है बी, बी है आपका 1 टेस्ला। What is the EMF EMF between the center and the metallic ring? तो ये जो है, ये आपकी ये जो सर्कल है ये क्या है, असल में मेटेलिक रिंग है। ठीक है, नाउ अब देखिए मिसाल के तौर पर टाइम टी में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, या डेल्टा टी में ए से बी तक। नाउ व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट by this rod in time delta t, so area, तो ये इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, दैट इज देखिए सर्कल का पूरा एरिया, इसकी एरिया ये जो है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। देखिए वो कैसे आप निकालोगे, वैसे अगर याद है होगा आपका मैट्रिक का तो वो तो ठीक है। देखिए अगर आपके पास, यहाँ मैं बताता हूँ थोड़ा, ये सर्कल है आधा सर्कल, ठीक, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है पाई, इसकी अगर रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर, आधे का क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, अगर आधा ही सर्कल होता तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर 1/4 होता यानी 4 हिस्से बराबर, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हर एक पीस का होता। ठीक, पिज्जा पीस का। अब देखिए, अब अगर हाफ का ये 1/4 है, 1/4, तो हाफ का कितना था, हाफ का मैंने बोला 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये पूरे सर्कल का होता है। तो 1/2 असल में है क्या, ये 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, 1 डिग्री का क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 360, तो 180 डिग्री जब सेमी सर्कल बनेगा 1, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ 10th का 1/80। ठीक, तो यहाँ पर एंगल नोन है। अब अगर हमारे पास एक सर्कल है इतना एरिया, ये हमें तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 180 एंगल, तो यहाँ पर अगर ये थीटा है तो हम क्या लगाएंगे थीटा। ठीक है ना, तो 1/2, बात समझ में आई, ये 1/2 थीटा। सो इसी तरह से ये आएगा 1/2। ठीक है ना, तो हमें एरिया किसके बराबर आएगा, एरिया जो इस सेक्टर का होगा, क्योंकि एंगल हमें पता नहीं, वहाँ तो हमें पता था सेमी सर्कल में 180 है, तो यहाँ कितना है थीटा, तो एरिया ऑफ दिस सेगमेंट विल बी इक्वल टू कितना होगा, दैट विल बी थीटा बाई 360, दैट इज 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो इट विल बी, थीटा एंगल है यहाँ पर, 2 पाई हो गया, रेडियंस में चेंज किया हमने, बिकॉज 2 पाई रेडियंस को 360, तो 2 पाई आ गया, तो पाई एंड पाई विल कैंसल, सो इट विल बी 1/2 थीटा आर स्क्वायर। ये आपने 10th में पढ़ा होगा। तो एरिया अब हमारे पास है, ठीक, एरिया स्वेप्ट इन डेल्टा टाइम टी। ठीक है ना, तो वो ये है। सो व्हाट विल बी नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, सो
rate of change of magnetic flux, that will be induced EMF, that will be equal to sorry. Now induced EMF. Now what will change in flux? Flux क्या होगा? That is B dot A. एरिया कितना है? ये एंगल कितना है? देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया भी इसी डायरेक्शन में, सो थीटा विल बी 0, सो फाई विल बी इक्वल टू बी ए. नाउ बी तो बी रखेंगे, एरिया क्या इसका सेक्टर का है? 1/2 थीटा आर स्क्वायर. ठीक है ना. अब induced EMF, so that is d phi by dt, that will be induced EMF. वो कितना होगा? इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, that will be r कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, 1/2 r स्क्वायर बाहर आएगा, b भी बाहर आएगा, d थीटा by dt. But what is d theta by dt? That is the angular velocity, so it will be b, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया आर स्क्वायर बाई 2. ये जनरल फार्मूला हमने निकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की. अब अगर वैल्यूज दोगे आप, दे दो वैल्यूज की, तो लेंथ या रेडियस कितना है, आर बी का वैल्यू दे दो, तो यहाँ पर करेंगे हम. सो ई विल बी इक्वल टू, बी कितना है आपका 1 टेस्ला इंटू ओमेगा कितना है? ओमेगा है 100 पाई, और आर कितना है 1, दैट इज आर स्क्वायर विल बी अगेन 1 स्क्वायर डिवाइडेड. सो ई विल बी 50 इंटू पाई वोल्ट्स. यहाँ मैं इसको बिठाता हूँ. पाई कितना होता है? 3.1, सो 50 इंटू 3.14, 5 का 20, 5 के 5 कैसे, 5 के 15, 16, 167, 1 मिनट, 5 आएगा into 10, so it will be 157 volts. ठीक है, 157 volts. ओके, तो ये आर्टिकल भी है, डिराइव भी किया, और फिर हमने वैल्यू भी यहाँ पर दे दी. ओके, इससे पहले आपको ये जो एग्जांपल 6.6 थी की, अब 6.5 है, वो हमें भूल गया था, तो वो पहले करेंगे 6.5. इसमें 3 पार्ट्स हैं. तो पहला पार्ट जो बता रहा है, a closed loop is held stationary in the magnetic field between the north and south poles of two permanent magnets held fixed. Can we hope to generate current in the loop by using very strong magnets? ये कहता है अगर हमारे पास एक ये साउथ पोल है, यहाँ से नॉर्थ पोल है, ये एक लूप है जो इसके दरमियान हमने होल्ड किया है, क्या इसमें हम कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप? क्या इंड्यूस्ड करंट इसमें लूप में कर सकते हैं अगर ये स्टेशनरी है, अगर मैग्नेट स्ट्रॉन्ग नॉर्थ साउथ है? नो. करंट बनाने के लिए देयर शुड बी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वेदर दिस इज स्ट्रॉन्ग, मैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग और वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, जब तक ये स्टेशनरी होंगे तब तक कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी. जैसे ही मूवमेंट होगी, चाहे लूप की या मैग्नेट्स की, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन, तभी इंड्यूस्ड करंट होगा, चाहे आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लो या वीक मैग्नेट लो, या हम ओरिएंटेशन किसी चेंज करें, लूप की ओरिएंटेशन चेंज करें, तभी फ्लक्स चेंज होगा. सो इन ऑर्डर टू इंड्यूस अ करंट इन दिस लूप, देयर मस्ट बी change in flux, which can be attained by either moving the magnets or coil or both, or by changing the orientation of coil or other methods. So the necessary thing is that there should be change in magnetic flux. So no current, यहाँ कोई current induced current पैदा नहीं होगी. ये था पार्ट ए. ठीक, उसके बाद है आपका पार्ट बी. A closed loop moves normal to a constant electric field between the plates of a large capacitor. Between the plates of large capacitor is current induced in the loop? कब? When it is wholly inside the region between the plates, or when it is partially outside the plates of the capacitor. तो ये मिसाल के तौर पर ये कैपेसिटर के 2 प्लेट्स हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड समझो ये पॉजिटिव है,
चार्ज डेंसिटी, इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, तो फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। तो हमारा लूप जो है वो इसके दरमियान है, या हम इसको मूव करते हैं इधर, इस लूप को, ठीक है। तो क्या ये लूप, इसमें जनरेट करंट होगी? नहीं। देखिए, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कांस्टेंट है, ई, ये कांस्टेंट है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, देयर इज वन थिंग कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन डी फाई ई बाई डी टी, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये अगर होगा तो तभी ये पैदा होगी डिस्प्लेसमेंट करंट, उसकी वजह से फिर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें पैदा कर सकते हैं। तो चूंकि ये ई फाई ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई नॉट डी ई इंटू ए, फ्लक्स होता है एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक इसकी मैग्नीट्यूड और एरिया डिवाइड बाई डी टी। चूंकि ई कांस्टेंट है, ए को बाहर निकाल सकते हैं ऐसे, सो डी ई बाई डी टी, चूंकि ई कांस्टेंट है, दैट विल बी जीरो, ठीक है ना। सो डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है यहां पर नहीं होगी, तो देन देयर विल बी नो दिस इंड्यूस्ड करंट, एंड हेंस देयर विल बी नो देयर विल बी नो इंड्यूस्ड करंट, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से पैदा होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कब होगी? जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी नहीं, और इंड्यूस्ड करंट उसकी वजह से जो पैदा होगी इसमें वो होगी नहीं, हेंस देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन द दिस लूप, whether it is partially inside or between the plates of a conductor, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना बिटवीन दिस, तभी डिस्प्लेसमेंट करंट पैदा होगी। डिस्प्लेसमेंट वजह से वो जो आप मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ोगे, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट जो आप वहाँ वो 4 इक्वेशंस होती है, उसमें से जब चेंजिंग उधर वो होता है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू वो एंड फिर बियॉन्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये वो हमें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मकसद है कि चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कितना ही इसको घुमाएं, चूँकि कांस्टेंट है, देयर विल बी नो फ्लक्स चेंज हो, लेकिन देयर विल बी नो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, सो देयर विल बी नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, वेदर इट इज हियर इनसाइड और पार्शली इनसाइड दिस, ओके। नेक्स्ट पार्ट सी, और आप कर लेते हैं इसमें। देखिए, पार्ट सी में है हमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है, क्रॉस मीन्स दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। तो यूनिफॉर्म है तो इक्वली स्पेसेस क्रॉसेस हमने बना दिए। ये कहता है a rectangular loop and a circular loop are moving out from the uniform magnetic field in the region, this figure 6.8, to held a free field free region with a constant velocity, ठीक। In the loop, do we expect that induced EMF to be constant during the passage out of the field region? This is normal to the loops, ठीक है ना। तो जब एक लूप हमने लिया, एक है यहाँ पर दिखाता है रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। मिसाल पहले ये इनसाइड है रेक्टेंगुलर लूप, ये वेलोसिटी v से जा रहा है, और दूसरा सर्कुलर लूप है, ठीक, ये भी उसी वेलोसिटी से बाहर जा रहा है। ये कहता है, देखिए, फील्ड इनटू इट, और फील्ड परपेंडिकुलर इनके, ठीक, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहे विद यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी, देयर इज नो एक्सेलरेशन। नाउ जब ये बाहर आएगा तो ऑटोमेटिक जरूरी है कि जब ये बाहर की तरफ निकलेगा फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज वजह से इसमें इंड्यूस्ड करंट होगी, इसमें भी, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा। अब एक बात, चूंकि शेप ऑफ दिस डिफरेंट है ये लूप्स की, तो क्या होगा? मिसाल ये मैं पहले साफ कर देता हूं। देखिए, मिसाल के तौर पर ये इतना कुछ बाहर आ गया इसमें से, कमिंग आउट ऑफ द रीजन विद वेलोसिटी v। देखिए, अगर एक सेकंड में इतनी लाइन बाहर निकली, ठीक, तो फ्लक्स चेंज हो गया। फ्लक्स चूंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो फ्लक्स चेंज हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। तो दूसरे सेकंड में भी इतना ही निकलेगा बाहर फील्ड के बाहर, तीसरे सेकंड में भी इतना ही बाहर निकले, क्यों? वेलोसिटी सेम है, तो हर एक सेकंड में ये सेम निकलेगा। तो देयर विल बी अ कांस्टेंट चेंज इन फ्लक्स, सो वेरिएबल चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा। तो एक सेकंड में अगर आधा टेस्ला काम हो गया, दूसरे में फिर आधा काम हो जाएगा, तीसरे में आधा, चौथे में आधा, सो देयर इज यूनिफॉर्म चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी देयर बट इट विल बी कांस्टेंट, तो इसमें कांस्टेंट होगा। अब इसकी बात जो सर्कुलर लूप है, देखिए, इस सर्कुलर लूप को मैं यहाँ फिर से मिटाता हूँ। अब समझे, ये बाहर आ गया ऐसे, कुछ पोर्शन इसका बाहर आ गया विद द वेलोसिटी v, ठीक। अब देखिए, अगर एक सेकंड में इतना आ गया बाहर, ठीक है ना, ये मैं ऐसे बनाता हूं, इतना आ गया बाहर, दूसरे सेकंड में फिर इतना ही लेंगे,
तीसरे सेकंड में इतना, चौथे सेकंड में भी। अब देखिए यहाँ जो एरिया है, देखिए इसका एरिया, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन में इक्वल चलेगा, जितना इतना बराबर हिस्से किए हमने, स्ट्रेट लाइन में इतना ही चलेगा। लेकिन जो एरिया बाहर जा रहा है, देखो इस सेकंड में ज़्यादा गया बाहर, ठीक, इस सेकंड में कम, इस सेकंड में ज़्यादा, कम इसमें जाता है। उसका मतलब है जो एरिया बाहर जा रहा है वो पर सेकंड यूनिफॉर्म नहीं है, वो डिफरेंट है। हेंस यहाँ पर चेंज अगर ज़्यादा हुई, यहाँ कम हुई, यहाँ और कम, यहाँ ज़्यादा, फिर यहाँ कम, यहाँ कम, तो चेंज ऑफ जो एरिया इसमें से बाहर जा रहा है पर सेकंड, वो बहुत वो वेरिएबल है। हेंस जो करंट, जो फ्लक्स चेंज होगा वो वेरिएबल फ्लक्स चेंज होगा, तो जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा वो वेरिएबल होगा। यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट डी, इसको रब करते हैं। पार्ट डी क्या है? प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड। ये सिचुएशन यहाँ डायग्राम में दी है, हमें पोलैरिटी, यहाँ पे कैपेसिटर रखा गया, उसकी पोलैरिटी हमें प्रिडिक्ट करनी है। अब देखिए यहाँ पर ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ इसका है और ये साउथ। तो यहाँ पर एक लूप लगा है, उसमें एक कैपेसिटर है, प्लेट ए प्लेट बी, तो कुछ ऐसा, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये है। अब देखिए यहाँ जो लाइन है ये सेंटर तक आई है, यहाँ सेंटर तक नहीं है, उसका मतलब हम इसको यहाँ से देख रहे हैं लूप को, ये जो लूप है यहाँ, तो हम इस लूप को इस साइड से देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अब इनकी मोशन, ये यहाँ आ रहा है और ये यहाँ आ रहा है, तो देखना कहाँ से हमें, यहाँ से, तो हम देख रहे हैं इसको यहाँ से, ठीक है, समझो, हम इसको यहाँ से देख रहे हैं। अब देखिए जो साउथ पोल इसकी तरफ आ रहा है, इसको छोड़ दो अभी, साउथ पोल इसकी तरफ आ रहा है, सो देयर इज इंक्रीज इन द फ्लक्स। क्यों, फ्लक्स ज़्यादा जाएगा ऐसे, तो जब ये ऐसे आएगा तो मोर फ्लक्स विल गो इनटू इट, ओके। अब जब फ्लक्स जाएगा, एज पर लेंज़ लॉ देयर इज एन इंक्रीज इन फ्लक्स, सो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दिस लूप इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द इंक्रीज इन द फ्लक्स। तो इंक्रीज द फ्लक्स कैसे अपोज होगा, कैसे होगा अपोज, काम कैसे करेगा इसको, तो इसको यहाँ इसके सेम फील्ड बनाना है, वो सेम फेज ये बनाना है, पोलैरिटी। तो यहाँ साउथ है, तो साउथ या अगर ये साउथ बनेगा तो ये इसको रिपेल करेगा। तो साउथ के लिए मैंने याद रखने के लिए आपको ऐसे दिया था, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे, तो इट विल बी क्लॉकवाइज, तो करंट इसमें क्लॉकवाइज बहेगी, ठीक। तो अगर करंट क्लॉकवाइज बहेगी तो करंट, जो फिजिक्स में हम करंट की डायरेक्शन क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज नहीं होते, यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो असल में जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ से आ रहा है और प्लेट बी पे जमा हो रहा है, तो उसका मतलब ए डिफिशिएंट होता है नेगेटिव चार्ज से, उसका मतलब वहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। क्यों, यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब पोलैरिटी क्या होगी, इसकी प्लेट ए की, ए विल बी पॉजिटिव एंड बी विल बी नेगेटिव। क्लियर? क्यों, देखिए फिर से कहो, ये एज पर लेंज़ लॉ ये साउथ पोलैरिटी बनाएगा ताकि रिपेल करे, कम करे फ्लक्स को। तो साउथ में जब हो साउथ पोलैरिटी, तो क्लॉकवाइज करंट बहेगी ऐसे। तो क्लॉकवाइज करंट है, कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या करंट का होता है, पॉजिटिव चार्ज का, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होते नहीं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, ठीक, इस डायरेक्शन में, तो उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में है, ठीक। तो करंट इस डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जमा होगा, यहाँ पर कम होगा नेगेटिव चार्ज, दैट मींस इट विल डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू बी, और देयरफॉर ए विल बी पॉजिटिव एंड बी विल बी नेगेटिव, तो फील्ड इस डायरेक्शन में होगा ए टू बी, ओके। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, ओके। उसके बाद है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।